सो हेलो बच्चों, वेलकम टू दी केमिस्ट्री विद सचिन एंड टुडेज टॉपिक इज कुछ क्वेरीज आई थी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को स्ट्रॉन्ग करवा दूँ सर। स्ट्रॉन्ग करना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लेकिन इसके पहले कुछ बातें। आप एज यू नो वी फोकस टू सिंप्लीफाई योर केमिस्ट्री एज बोर्ड एग्जाम, नीट, जेई, जो भी आप प्रिपरेशन करते हो आपको बहुत ही सिंपल फॉर्म में आपको यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। चलिए, इसके पिछले का चैप्टर्स को आपको देखना है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा चैप्टर 5 है। सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग 4 चैप्टर्स की प्लेलिस्ट जो है मैं इसको 70 आउट ऑफ 70 वाली प्लेलिस्ट में आपको डाल दूंगा। वहाँ पर आप पिछले 4 चैप्टर्स को भी आप देख सकते हैं कि कैसे उन्हें तैयार किया जाए ताकि केमिस्ट्री में हमें 70 आउट ऑफ 70 मिल जाए। तो आज का हमारा टॉपिक, इस पर हम आगे बढ़ते हैं और इसको हम कैसे स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि ये क्वेरी बहुत लोगों के पढ़ लिया है बच्चों ने, सब ने इसको पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी ये एक फील नहीं आ रही है कि हमारा टॉपिक, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये चैप्टर हमारा एकदम स्ट्रॉन्ग हो गया है। फील लाने के लिए आप ध्यान से समझिएगा, मैं जो बोलता हूँ वो करिएगा आप, और एक लिंक बनाइएगा। देखिए, लिंक आप कर लेते हैं चीज़ों को तो बहुत आसान हो जाती है आपकी। और मैं भी आई होप यही चाहता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपके लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ही सिंपल हो जाए, सरल हो जाए। ठीक है, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि नाम से ही स्टार्ट है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, मतलब हमें इस चैप्टर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ही स्टडी करना है। तो स्टडी करना है, इस वजह से हम एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही ले लेते हैं, क्योंकि हमें तो इसके चारों तरफ ही घूमना फिरना है पूरे चैप्टर में। चलिए कैसे लिंक बनाते हैं समझिएगा इसको। पहला पॉइंट, अगर मैं यहाँ पर कोई सा भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले लेता हूँ, सपोज मैंने ले लिया K4FeCN6, ठीक है। अब देखना मैं कहाँ से कहाँ तक लिंक बनाते हुए जाता हूँ। ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसको आपको जानने के लिए, या इसका हमारे पास क्या आता है यहाँ पर, नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर आपको आना चाहिए। IUPAC नोमेनक्लेचर आना चाहिए आपको बेटा, ठीक है। अब IUPAC नोमेनक्लेचर आना चाहिए, लेकिन इसके पहले इसके पहले बहुत सारी चीज़ें आ जाती है बेटा, जो आपको ध्यान रखनी है। जो टर्म्स होती है उनको ध्यान रखना होता है। जैसे कि ये जो है, ये मेटल आयन है, ये काउंटर आयन है, ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये हमारे पास लिगेंड है। तो एक नाम मैं आपको यहाँ पर ले लेता हूँ, लिगेंड्स। लिगेंड्स पर मेरा एक वीडियो बनाने का मन है, अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो लिगेंड्स के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। पर फिलहाल अभी तो आपको लिगेंड्स का नॉलेज होना चाहिए। लिगेंड्स का नॉलेज कैसा होना चाहिए, मोनोवेलेंट है, डाइवेलेंट है ना। उसके बाद में केटाइनिक है, एनाइनिक है, या न्यूट्रल लिगेंड है, किस तरह का लिगेंड है। अगर आपको ये नॉलेज होगा तभी हम क्या लिख सकते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर लिख सकते हैं। और क्या हमारे पास होना चाहिए कि जो कंपाउंड है उसका नेचर कैसा है, केटाइनिक है, एनाइनिक है, या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, किस तरह का नेचर है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ क्या लिखते हैं, नाम लिखते हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि ये जो मेटल आयन है, इसमें नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स आपको आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। इसके बाद हम निकालते हैं बेटा इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल आयन ऑफ मेटल आयन, ठीक है। और यहाँ जो मेटल आयन है हमारे पास, यहाँ पर तो आयरन है, इसकी हमें क्या निकाल आनी चाहिए, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए, तभी ये जो है आगे बढ़ेगा, ठीक है, ये वाला कंपाउंड्स। तो जैसे हम समझते हैं, और ठीक है, इतने में हम कहाँ पहुंचेंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर तक पहुंचेंगे। आपके लिए आसान रहेगा, इनको क्या लिखा जाता है, इनका नाम क्या है, ठीक है। केटाइनिक रहेगा तो इसका नाम क्या है, एनाइनिक रहेगा तो इसको कैसे लिखा जाता है, 8 लगा जाए। तमाम तरह के आप IUPAC नोमेनक्लेचर के रूल्स पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ लिगेंड को भी समझेंगे, नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स को समझेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल को समझेंगे, और तब जाके आप नाम लिखेंगे। इसमें और भी टर्म्स है लिगेंड्स में, अगर आप जाओगे, चिलेटिंग लिगेंड है, एम्बिडेंटेड लिगेंड है, वो हम आगे बात करेंगे। बट लिगेंड्स का टॉपिक में इच्छा है मेरी कि अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो मैं इसको बनाऊंगा जरूर, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका मतलब हमेशा वीक रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहीं इसी कॉम्प्लेक्स से ले लेते हैं कि अगर मैं, मुझे इसको पता है कि यहाँ आयरन जो है ना, 6 4 मतलब 2 है। यहाँ पर जो आयरन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। तो मुझे +2 का क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आना चाहिए, है ना। तो मुझे पता है
मुझे पता है, जैसा आपको पता होना चाहिए कि Fe जो है, Fe क्या होता है 26 और इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 4s2, ये मुझे पता है। अब आपको अगर 2 प्लस यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाए तो Fe2 प्लस का क्या हो जाता है 3d6, मेरे साथ चलना बेटा है ना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। 3d6 4s0, मैंने क्या कर दिया, एस से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल गए, तो अब मेरे पास डी में कितने बचे 6 इलेक्ट्रॉन। तो मैं इसको ऐसे समझूंगा कि 1 2 3 4 और 5, ये मेरा डी ऑर्बिटल है, कौन सा है 3d है। 3d में मैंने कितने 6 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, 1 2 3 4 5 और 6। अब मेरे पास यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ आप देख पा रहे हैं 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना। इसी वजह से मैं इस कॉम्प्लेक्स को बता सकता हूँ कि ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, सपोज कीजिए, अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, अभी अपन और भी आगे थ्योरीज वगैरह बहुत सारी, बट अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर है तो मैं इसको बता सकता हूँ कि ये पैरामैग्नेटिक होगा, मतलब इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को मैं क्या कर सकता हूँ, डिफाइन कर सकता हूँ। उसके अलावा मैं बोल सकता हूँ कि ये कलर्ड आयन होगा, मतलब कलर को भी दिखा सकता हूँ। अगर ये यहाँ पर अब्सेंस रहते क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये डाया रहता, ठीक है, और कलरलेस रहता। सेम यहाँ पर चीजें जो चल रही है वो चल रही है आपके डी ब्लॉक से, डी ब्लॉक से ही चल रही है। डी ब्लॉक में आपको ये सब कवर करवा दिया जाता है, लेकिन आपको इसके लिगेंड्स के अकॉर्डिंग इसको निकालना आना चाहिए, तब मजा है, तब आता है मजा बेटा, ठीक है। चलिए, तो अब आ जाइए यहाँ पर, हम इसी में इंक्लूड कर देते हैं आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलती है बेटा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलती है कि यार यहाँ पर जब इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर इस तरह की चीजें होंगी तो किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो वीबीटी 2 तरह के हाइब्रिडाइजेशन लेके आई थी, है ना। एक तो होता था D2sp3 और एक होता था sp3d2। ये ऑक्टाहेड्रल की कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। यहाँ टेट्राहेड्रल और जो स्क्वायर प्लेनर है वो आपको याद हो जाएगा, लेकिन पहले आपको मेनली जो काम करना है वो करना है ऑक्टाहेड्रल पे। तो ये ऑक्टाहेड्रल का कॉम्प्लेक्स का क्या है, इस तरह के दो जो होते हैं हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। दो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, D2 यानी कि D2 इसके अंदर वाला काम कर लेगा। अगर हम यहाँ इस कंडीशन की बात करें तो ये बोलेगा वीबीटी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए और पेड़ हो गए, और यहाँ के क्या हो गए, खाली रह गए। 3D के बाद क्या आया 4s, 4s के बाद में क्या आया 4d, ठीक है। 3d 4s 4d, तो अब देखो 3d sp 4p और फिर 4d, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा DSP, है ना, DSP, तो यहाँ पर आ गया DSP, तो D2 इसके यूज हो गए, एक S और 3 P के हो गए। इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स बोलता है वीबीटी बोलता है ये D अंदर का है, अंदर का है ना बेटा, तो इसको बोलते थे वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इस तरह के कॉम्प्लेक्स क्या कहलाते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं, इनर ऑर्बिटल। और sp3d2 कहाँ है, बाहर का है, मतलब अब यहाँ 3d यूज नहीं होगा। मतलब ये कहानी बताता है कि यहाँ जो, अभी यही समझ लो, ये देखो अभी यहाँ तक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पर स्पिन क्या हो गई, पेयर्ड हो गई। तो ये इसको ये बोलते थे कि ये किस तरह का कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। क्या बोल देते थे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी इसको बोला जाता था, या स्पिन पेयर्ड, क्या बोला जाता है, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स बोला जाता था, ठीक। और उन्होंने बताया कि कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स में क्या होता था कि ये पेयर्ड नहीं होते थे, तो फिर जब कंडीशन आती थी तो फिर क्या होता था, आगे का s यानी कि आगे क्या है 4s 4p और 4d, तो आगे के sp3d2 आता था, इसी को हम बोलते थे आगे, मतलब आउटर। तो इसी को उसने बोल दिया कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इसको बोला जाता था। और चूंकि यहाँ पर स्पिन क्या है, कैसी है, हाई है ना, पेयर्ड नहीं है, तो यहाँ पर क्या बोल दिया जाता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स बनता था। अभी देखिए, हम ये सब चीजें पूछी जाती थी, और इसी में क्या कर दिया जाता था, अगर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो वो हमेशा क्या होता था हमारे पास, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो वो होता था हमारा क्या, डायामैग्नेटिक, ठीक है। और ये स्पिन फ्री वाला हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हमारे पास क्या होता था, पेरा, और इसी को कलर्ड और इसी को क्या है, कलरलेस। तो आप समझ गए होंगे कि ये एक स्टेटमेंट जो है पूरा क्वेश्चन आपको अगर समझ में आ रहा है कि कोई सा भी क्वेश्चन देके वो किसी भी तरह से पूछ सकता है कि इनर ऑर्बिटल है, आउटर है, वगैरह, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन भी है कि क्यों ये स्पिन जो है हाई स्पिन हो जाती है, क्यों लो स्पिन हो जाती है। तो इसी का जो काम किया वो किया आपकी CFT ने बेटा, इसने किया CFT ने, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इसने बताया कि जो लो स्पिन हो जाती है ना, लो स्पिन जो हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स लो स्पिन बनते हैं जब
आपके पास क्या होते हैं, लो स्पिन स्पिन पेयर्ड करवाने वाले लिगेंड्स। तो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, जब एक स्ट्रॉन्ग होगा तो दूसरा क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा। तो यहाँ तो मैं क्वेश्चन करवाने के लिए आपको ऐसा बता रहा हूँ, वरना सीएफटी एक अच्छी थ्योरी, इसको आप पढ़िए तो आपको और समझ में आएगा। लेकिन आप देखिए यहाँ पर मैं कैसे लिंक करता हूँ चीजों को। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, समझ में आया। अभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, उसमें आपको पता चलेगा कि कौन सा लिगेंड है जो स्ट्रॉन्ग फील्ड है ना, और कौन सा वीक फील्ड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड की वजह से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड की वजह से पेयरिंग हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है। तो पेयरिंग हो जाती है मतलब कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, हाइब्रिडाइजेशन ये बनेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, लो स्पिन बनेगा, डाया रहेगा, कलरलेस रहेगा। हाई स्पिन की वजह से ये रहेगा। एक चीज इसकी इंक्लूड हो जाती है स्ट्रॉन्ग फील्ड होने की वजह से, यहाँ पर CFSC, यानी कि यहाँ आप समझेंगे कि इन 5 ऑर्बिटल को, डिजनरेट ऑर्बिटल को 1 2 3 और इस तरह की आपने देखा होगा। ये यहाँ जो बीच की जो एनर्जी होती है उसी को ये CFSC बोलते हैं बेटा, है ना। और उसको ये बोलते हैं कि ये इस तरह से शो किया जाता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। और अब यहाँ क्या हो रही है, पेयरिंग हो रही है। जैसे 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, यहाँ जब पेयरिंग हो रही है तो पेयरिंग का मतलब है कि यहाँ पर जो है वो क्या ज्यादा है, CFSC ज्यादा है ना, CFSC मोर है, इसीलिए पेयरिंग करना पड़ रही है। तो इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड CFSC इज मोर देन पेयरिंग एनर्जी, और इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को बोलता है T2G और EG में। अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर, तो अगर यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है साइनाइड, तो D6 कैसे फिल होगा, T2G में 6 हो जाएगा, EG में 0, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन यहीं पर क्या हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे। अब अगर हम आते हैं CFT में, तो यहाँ पर ये रिवीजन ही चल रहा है बेटा आपका, समझ लीजिए, है ना। और अगर हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ अगर कैसा कॉम्प्लेक्स है, कैसा है, यहाँ पर अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या करेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन, वीक फील्ड लिगेंड में होगा क्या, ये जो CFSC है ये क्या रहेगी, कम रहेगी देन पेयरिंग एनर्जी से। पेयरिंग एनर्जी ज्यादा रहेगी तो क्या नहीं होगा, पेयर्ड नहीं होगा। CFSC कम है तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ से यहाँ क्या कर जाएंगे, निकल जाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6, मतलब यहाँ आप कहानी क्या हो गई, T2G में जो है, T2G में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, और EG में 0। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं CFT से लेके, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो CFSC और ये सब चीजें मैंने एक कॉम्प्लेक्स लिया, और आप लोगों को मैंने इतना सारा क्या कर दिया इसमें। अगर ये अभी आप याद रखेंगे, ये अपने शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा। तो बताइए मुझे, आपको समझ में आया कि नहीं CFT तक। हाँ, अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं नीट वालों के लिए, तो CFSC कैलकुलेशन भी आता है बेटा। तो CFSC कैलकुलेशन के लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा आपके लिए, तो कैसे CFSC कैलकुलेट करते हैं, मजा आ जाएगा आपको। पर इतना आप दिमाग में रखना, तो आपका स्ट्रॉन्ग है, आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स को लेके अब आपके दिमाग में ये सब कुछ चलना चाहिए, ये सब कुछ चलेगा तो मजा आएगा, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं, कुछ टॉपिक और भी है हमारे पास जिसको देखने की। चलिए, ले लिया आपने, ठीक है, ओके। तो पहले में मैंने इतना कुछ कर दिया है। अब सेकेंड पॉइंट हम सेकेंड पॉइंट से जहां से क्वेश्चन आता ही आता है बेटा, है ना। जब आप ये पहला पॉइंट आप क्लियर कर लेंगे तो सेकेंड पॉइंट को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। और वो सेकेंड है जो आपका, वो है आइसोमेरिज्म, ठीक है। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म में 2 तरह की है, एक स्ट्रक्चरल है। अब स्ट्रक्चरल में भी बहुत सारी आयोनाइजेशन, उसके बाद में हाइड्रेट वाटर मॉलिक्यूल आ जाता है, उसके बाद में लिंकेज जिसमें आपके एम्बेडेंटेड लिगेंड आ जाते हैं। तो बेसिकली लिगेंड के आसपास घूमती है कोऑर्डिनेशन, जिसमें 2, है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ जाते हैं, ठीक है, मतलब बाई न्यूक्लियर आ जाता है, ठीक। यहाँ जो हम इस चैप्टर में एक बता दूं आपको कि जो नाम हम पढ़ते हैं नोमेनक्लेचर, वो मोनोन्यूक्लियर पढ़ते हैं, ठीक है, मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। आगे आप जाएंगे तो मोनो के बाद में डाई, ट्राई, बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड्स के नाम भी आपको सीखने होंगे, उसके लिए रूल अलग होते हैं। चलिए बेटा, स्ट्रक्चरल, और यहाँ पर आएगी अपनी स्टीरियो।
स्टीरियो में हमारे पास दो है, सिस ट्रांस है और ऑप्टिकल है। ठीक है, तो इनको आप कैसे याद कीजिए, इनको आप है ना बेटा मॉलिक्यूल के जो है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग याद कीजिए ना, कि ये किस तरह की स्टेटमेंट आ रही है। ये AB4 टाइप का मॉलिक्यूल है, ये AB3L टाइप का मॉलिक्यूल है, ये AB2L2 टाइप का मॉलिक्यूल। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग इनको आप याद कीजिए। ठीक है, ये कभी हम वीडियो में लेके आएंगे, बट यहाँ से क्वेश्चन फाइनल आएगा CBSE में, है ना। आयोनाइजेशन से भी आएगा, यहाँ पर स्ट्रक्चरल से भी आएगा, कोई सा भी व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोज इन दिस कंपाउंड, कंपाउंड जो भी आपको दे देगा उसमें, तो आपको सिलेक्ट करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है ना। तो यहाँ आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिफाई की अकॉर्डिंग यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब आप बताइए कौन सा और टॉपिक रहा है इसमें। आयनाइजेशन हो गया, CFT VBT हो गया, एक और रहा है जहाँ से क्वेश्चन आता है जनरली वर्नर्स थ्योरी जो होती है ना, देखने को मिलेगा आपको। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई बोर्ड एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव में आपको वर्नर्स थ्योरी आपको देखने को मिलेगा। वर्नर्स थ्योरी क्या करता है कि कोई भी कंपाउंड है, वर्नर्स थ्योरी ने बेसिकली क्या फाइंड किया, आइसोमेरिज्म को ही फाइंड किया कि भाई ये एक कंपाउंड है, इसमें मैं सिल्वर नाइट्रेट जो है वो डाल के देखता हूँ, है ना, तो मुझे कितना मोल AgCl मिलता है। कभी 3 मिल जाता था, कभी 2 मिल जाता था, कभी 1 मिल जाता था। तो वही बताता था कि यहाँ पर जो Cl जो था, यहाँ पर Cl होता था, या और भी जो कंपाउंड है वो क्या है, अगर 3AgCl है तो यहाँ 3Cl बाहर था। इस कंपाउंड में अगर 2 मिलता था तो 2 Cl बाहर थे और 1 Cl क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के था। तो इन्होंने बताया था कि यार प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, और इसकी वजह से क्या होता था कि ये Cl क्यों नहीं बना यहाँ पर, 2AgCl ही क्यों, क्योंकि ये एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है। वर्नर्स ने काफी काम किया, वर्नर्स थ्योरी। ठीक है, डबल सॉल्ट वगैरह आप पढ़ लेना इसमें। मुझे लगता है ये जो है चैप्टर आई थिंक हो गया। इसमें एक लास्ट वाला जो है एप्लीकेशन, जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एप्लीकेशन वाला पार्ट है, 8-9 पॉइंट है, वो आप पढ़ लीजिएगा। उसमें से आपको कहीं ना कहीं एक आध नंबर का जो है एप्लीकेशन पार्ट जो है वो आपको मिल जाएगा। तो बताइए बच्चों, बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा और किस तरह से इसको तैयार करना चाहिए। और भी आपके सजेशन हो तो वेलकम टू इन कमेंट बॉक्स। सो आज के लिए इतना ही कोऑर्डिनेशन के लिए, एंड क्या कहूँ, कीप सपोर्टिंग और हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।